गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आरडी नर्सिंग कैरियर पॉइंट के ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है। तो डियर फ्रेंड्स, आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। उसी सेशन को जो हम पिछले कई दिनों से कंटिन्यू में कर रहे हैं, उसी सेशन को आज हम आगे बढ़ाते हुए हॉस्पिटल अटेंडेंट के सिलेबस के अंदर एक नए टॉपिक के साथ आज फिर से हाजिर हुए हैं। आज का अपना टॉपिक होगा वुंड हीलिंग, है ना। तो चलिए आपका बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। व्हाट इज वुंड हीलिंग। सबसे पहले जब हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं ना, तो यही क्वेश्चन आता है कि वुंड क्या होता है और ये हीलिंग प्रोसेस क्या होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो, अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर या अपने शरीर के अंदर अगर कहीं पर भी अपनी स्किन का ब्रेकडाउन हो जाता है या फिर स्किन के लेयर के अंदर डैमेज डेवलप हो जाता है, ये इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। यानी कि किसी भी एक्सटर्नल कोई भी इंजरी सोर्स से, है ना, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया या फिर ऊपर से फॉल डाउन इंजरी हो सकती है या फिर जैसे गन शॉट हो सकता है या फिर हो सकता है कोई शार्प ऑब्जेक्ट के द्वारा हार्म किया गया हो या फिर किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट के द्वारा भी हो सकता है या फिर जैसे बिल्कुल कोई निडल स्टिक इंजरी भी हो सकती है। मतलब क्या हो गया कि हमारी बॉडी के जो स्किन लेयर होती है उसका डैमेज होना किसी भी कारण से हो सकता है। डैमेज होने के बाद में जो वहां पर एक पूरी स्ट्रक्चर बनती है, यानी कि वहां के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, तो उसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, यहां पर वुंड बोलते हैं, ठीक है। अब जो वुंड बनते हैं ना, यहां पर ये डिफरेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। मैंने क्लियर बता दिया कि ब्रेकडाउन ऑफ द स्किन लेयर, है ना, बाई किसी भी इंजरी सोर्स से यहां पर क्या हो सकता है, ब्रेकडाउन ऑफ स्किन लेयर, है ना, है ना, ब्रेकडाउन ऑफ स्किन लेयर, जिसकी वजह से वहां पर एक ही होल की फॉर्मेशन हो जाएगी या फिर टिश्यू डैमेज हो जाता है। इसकी वजह से क्या होगा, टिश्यू डैमेज, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, वुंड बोलते हैं। नेक्स्ट वन, अब हम बात करते हैं यहां पर टाइप्स ऑफ वुंड। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन कि किस किस वे से बॉडी के अंदर वुंड डेवलप होते हैं, यहां पर कुछ टाइप से दिए हुए हैं। सबसे फर्स्ट वन हम बात करते हैं सेप्टिक वुंड। सेप्टिक वुंड। अब आप एक बात समझ रहे होंगे, वुंड की फॉर्मेशन अगर अनस्ट्राइल वे के अंदर होता है, जैसे कोई भी अगर सपोज दैट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, है ना, या फिर कोई एक्सीडेंटल ट्रॉमा की वजह से अनस्ट्राइल फील्ड के अंदर, है ना, जहां पर वुंड की फॉर्मेशन हुई है वहां पर कोई भी असेप्टिक टेक्निक यूज नहीं की गई है, तो इसकी वजह से अगर वुंड की फॉर्मेशन होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेप्टिक वुंड, है ना। मतलब क्या हो गया कि इन वुंड फॉर्मेशन इन अनस्ट्राइल एरिया, अनस्ट्राइल एरिया, है ना, किसके द्वारा, बाई एनी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या फिर इसी से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, अनस्टाइल तरीका यूज किया जाएगा। और उसके अंदर जो वुंड का जो चारों तरफ का जो लेआउट होगा ना, वो इरेगुलर होगा, यानी कि जो सराउंडिंग लेआउट होगा, सराउंडिंग लेआउट ऑफ वुंड इज इरेगुलर। अब यहां पर मैंने एक वर्ड किया इरेगुलर यूज, तो इरेगुलर का मतलब क्या हो गया, जो उसका एज एरिया होगा, है ना, जो उसकी आउटर एरिया कवरिंग एरिया होगा, उसके अंदर जो इरेगुलरिटी देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि जो डेफिनेट एरिया है वो डिफाइन नहीं होता, कौन सा पार्ट कितना पार्ट स्किन का इंक्लूड होगा वो हमें पहले से पता नहीं होता, ठीक है। इसके बाद में सेकंड वन आता है जिसको हम बोलते हैं असेप्टिक वुंड। असेप्टिक वुंड, अब ये तो आप समझ गए होंगे, हॉस्पिटल के अंदर असेप्टिक प्रैक्टिस यूज करते हुए किसी भी ट्रेंड सर्जन के द्वारा, है ना, अगर वुंड किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, असेप्टिक वुंड। कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है तो सबसे पहले उस एरिया को स्क्रब किया जाता है, ठीक है ना। तो और उसके बाद में हम डेफिनेट एक पूरा एरिया पहले से डिफाइन करते हैं कि यहां से यहां तक अपने को इंसिजन लगाना, उसके अकॉर्डिंग हम वुंड की फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, असेप्टिक वुंड। असेप्टिक वुंड का मतलब क्या हो गया कि यहां पर किसके द्वारा किया जाता है, बाय ट्रेंड सर्जन के द्वारा,
ठीक है ना, बाई ट्रेंड सर्जन के द्वारा किया जाएगा और इसके अंदर असेप्टिक टेक्निक यूज्ड की जाएगी। ठीक है ना, असेप्टिक टेक्निक को फॉलो किया जाता है। और यदि सराउंडिंग एज की बात करें, सराउंडिंग एज ऑफ वुंड इज रेगुलर, याद रखिएगा जो सराउंडिंग एज है वुंड का वो क्या होगा, रेगुलर होगा, यानी कि पहले से डिफाइन होगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं थर्ड, ओपन वुंड, है ना, यानी कि इंजरी के बाद में यदि ओपन वुंड की फॉर्मेशन होती है, मतलब आउटर लेयर डैमेज हो जाती है और स्किन ब्रेकडाउन हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, ओपन वुंड। ओपन वुंड का मतलब यहाँ पर, ओपन वुंड मतलब स्किन ब्रेकडाउन आफ्टर इंजरी, आफ्टर इंजरी, क्लियर है। यानी कि किसी भी, जैसे कोई शार्प ऑब्जेक्ट है ना, अगर कोई शार्प ऑब्जेक्ट से बॉडी का कोई भी पार्ट डैमेज होता है, कहीं पर भी वुंड की फॉर्मेशन होती है, तो इसकी वजह से वहां पर घाव हो जाता है, खुला घाव हो जाता है, जिसका डायरेक्ट संपर्क किससे होता है, बाहर के वातावरण से, जिसकी वजह से बाहर का कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर डायरेक्ट उस वुंड के थ्रू इन्वेड हो सकता है या फिर बॉडी के अंदर जा सकता है, प्रवेश कर सकता है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ वन आता है जिसको हम बोलते हैं क्लोज्ड वुंड, बिल्कुल जस्ट अपोजिट है ओपन वुंड का, यानी कि इंजरी हुई है एक्सटर्नल किसी भी सोर्स के द्वारा, बॉडी के किसी भी लेयर या पार्ट के ऊपर इंजरी हुई है, अगर यहां से स्किन का ब्रेकडाउन हो गया तो ओपन वुंड के अंदर जाएगा। लेकिन अगर कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा इंजरी हो रही है अगर वो ब्लंट होगा, है ना, इंजरी बाय ब्लंट ऑब्जेक्ट, ब्लंट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ब्लंट का मतलब आगे से शार्प एज नहीं होता है वो इंस्ट्रूमेंट का, इसकी वजह से ओपन वुंड की फॉर्मेशन नहीं होगी, ओपन वुंड नहीं बनेगा, याद रखिएगा यहाँ पर ओपन वुंड या फिर स्किन ब्रेकडाउन नहीं होगी। ठीक है ना, तो इसकी वजह से कई बार क्या होता है, जैसे हम बाय द वे कभी गिर जाते हैं बाइक से या फिर कोई भी जैसे कोई ट्रॉमा हो जाता है, उसके बाद स्किन का ब्रेकडाउन नहीं होता लेकिन वहां पर ब्लड कलेक्ट हो जाता है, इसका मतलब क्या हो गया, स्किन के इंटरनल टिश्यू डैमेज हुए हैं लेकिन बाहर की तरफ से स्किन है ना वो इंटैक्ट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसको हम बोलते हैं एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट के ऊपर जैसे थोड़ा सा नीला निशान या ब्लू का जो स्पॉट बन जाता है ना, उसको अपन बोलते हैं एकाइमोसिस। तो याद रखिएगा जो क्लोज वुंड है उसका एग्जांपल है एकाइमोसिस, ठीक है ना, यानी कि इंटरनल वुंड या फिर क्लोज वुंड का पूरा एक ब्लैकिश धब्बा बन जाता है, उसको अपन बोलते हैं क्या, एकाइमोसिस। ठीक है, ब्लड कलेक्ट हो जाता है इंटरनल टिश्यू के अंदर। नेक्स्ट वन है यहां पर पंचर वुंड, पंचर वुंड आपको भी पता है, पंचर वुंड का मतलब किसके द्वारा, निडल के द्वारा, है ना, निडल के द्वारा जो वुंड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पंचर वुंड, बिल्कुल एकदम शार्प है। और एक और क्वेश्चन आता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के अंदर सबसे ज्यादा जो इंजरी होती है ना वो निडल स्टिक इंजरी होती है, ठीक है ना, मोस्ट कॉमन इंजरी, मोस्ट कॉमन इंजरी इन हेल्थ केयर प्रोवाइडर कौन सी होगी, निडल स्टिक, निडल स्टिक इंजरी। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो पंचर वुंड किसके द्वारा होगा, निडल के द्वारा। हेल्थ केयर प्रोवाइडर जैसे कोई भी नर्सिंग ऑफिसर है, कोई हॉस्पिटल अटेंडेंट है, या फिर कोई भी हाउसकीपिंग स्टाफ है, या फिर कोई सर्जन वगैरह, या फिर कोई भी डॉक्टर, मतलब मेडिकल फील्ड के अंदर जो पेशेंट की केयर कर रहे हैं, तो केयर के दौरान सबसे ज्यादा जो इंजरी होने के चांसेस है ना, उनके अंदर सबसे ज्यादा चांसेस है निडल स्टिक इंजरी के, यानी कि उनको निडल है ना चुभने के मैक्सिमम केसेज देखे जाते हैं। ठीक है ना, तो यहां से हमने देखा टाइप ऑफ वुंड, तो इसके अंदर बिल्कुल सिंपल है, सबसे पहले सेप्टिक वुंड, इसके बाद में असेप्टिक वुंड। सेप्टिक वुंड का मतलब है कि मतलब पहले से प्री प्लान नहीं होता, ठीक है ना, अनस्टाइल फील्ड के अंदर वुंड की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, स्टाइल फील्ड के अंदर होगा तो उसको असेप्टिक वुंड बोलते हैं, जैसे सर्जरी
करते हैं तो उस टाइम पर स्किन का ब्रेकडाउन करते हैं, तो वो पहले से प्री प्लान होता है। इसके बाद में है यहाँ पर अपन ओपन वुंड की बात करेंगे, तो मतलब घाव लगने के बाद में पूरा एरिया ओपन हो जाता है, तो उसको ओपन वुंड बोलते हैं, जैसे कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन क्लोज वुंड, तो उसके अंदर क्लियर है कि क्लोज वुंड के अंदर घाव होगा, स्किन के टिश्यू डैमेज होंगे, लेकिन एक्सटर्नल वुंड की फॉर्मेशन नहीं होगी, इंटरनल टिश्यू डैमेज होते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम यहां पर अगर अपन बात करें ना, तो एक और बचता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्टाजियस वुंड, है ना। कॉन्टाजियस वुंड, कॉन्टाजियस का मतलब क्या होता है, अब यहां पर थोड़ा सा सिचुएशन चेंज होगा। ये कोई भी वुंड है, ठीक है, अगर इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है तो ये लेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। लेकिन यहां पर इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस है, ठीक है, वुंड प्लस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस, है ना। और इसके द्वारा, है ना, ऐसा वुंड जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंस है और इसके द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर होकर किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर कॉन्टाजियस वुंड, मतलब ऐसा वुंड जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस है और बाय द टच एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफर कर सकता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर कॉन्टाजियस वुंड। क्लियर है। तो यहां से हमने देखा टाइप ऑफ वुंड के बारे में। अब हम देखते हैं कि वुंड हो गया, अब जैसे ही वुंड की फॉर्मेशन होगी उसके बाद में कुछ प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं वुंड हीलिंग प्रोसेस, है ना। हीलिंग का मतलब होता है घाव का भरना, सिंपल भाषा में बता रहा हूं। वुंड हीलिंग प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, घाव का भरना, ठीक है ना। प्रोसेस ऑफ, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ वुंड हीलिंग। मेनली यहां पर 3 स्टेप प्रेफर की जाती हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट वन है इन्फ्लामेटरी स्टेज, इन्फ्लामेटरी स्टेज, ठीक है। दूसरा आता है जिसको अपन बोलते हैं फाइब्रोब्लास्टिक, फाइब्रोब्लास्टिक स्टेज, ठीक है। और तीसरा आता है जिसको अपन बोलते हैं रिमॉडलिंग या फिर हीलिंग स्टेज, हीलिंग या फिर रिमॉडलिंग स्टेज। क्लियर है। वन बाय वन एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, जैसे किसी भी व्यक्ति को जैसे ही कट डाउन होता है बॉडी के किसी पार्ट में, वुंड की फॉर्मेशन होती है, उसके बाद में ब्लीडिंग होना चालू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में ब्लीडिंग होना चालू होगी, बॉडी के जितनी भी रिमेनिंग पार्ट के अंदर या फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ बॉडी के अंदर जो डब्ल्यूबीसी वगैरह है जो सर्कुलेट होती रहती हैं, तो इस पार्ट के अंदर इनफिल्ट्रेट होना शुरू हो जाती है, यहां पर फ्लूइड का आना कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। इसी की वजह से जहां पर इन्फ्लामेशन या फिर वुंड की फॉर्मेशन या वुंड होता है, वहां पर डब्ल्यूबीसी का कलेक्शन प्लस में प्लेटलेट्स का कलेक्शन और इसके बाद में यहां पर स्वेलिंग की कंडीशन पाई जाती है, इनकी रेडनेस प्लस स्वेलिंग देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये वाली सारी कंडीशन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ताकि यहां पर इन्फेक्शन कम से कम हो या इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय किया जा सके, और प्लेटलेट्स आकर यहाँ पर प्लग फॉर्मेशन कर लेती है, जिसकी वजह यानी कि एग्रीगेशन हो जाता है, ताकि यहाँ पर ब्लड कंटिन्यू एस्केप आउट ना हो। क्योंकि अगर ब्लड का बाहर निकलना अगर कंटिन्यू रहा तो बॉडी के अंदर हाइपोवोलेमिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो यहां से यदि हम सबसे पहले सिंपल देखें, जैसे ही वुंड की फॉर्मेशन हुई उसके बाद में स्टार्टिंग के 2 दिन तक, है ना, याद रखिएगा, स्टार्टिंग के 2 दिन तक प्लेटलेट्स का आना, उसके ऊपर जमना और उसके बाद सीरम का बाहर निकलना और वुंड के अंदर जो सीरम है वो कलेक्ट होना, ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। इसके बाद में स्टार्टिंग के फर्स्ट डे से लेकर 2 दिन तक, है ना, ये इन्फ्लामेटरी प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुई है, अभी केवल वहां की जो वेन्स वगैरह है ना वो वापस से डीजनरेट होती है, फिर वापस से रीजनरेट होती हैं, ठीक है ना। तो यहां से सबसे फर्स्ट वन क्या होगा, सबसे पहली वुंड हीलिंग की सबसे पहली स्टेज है इन्फ्लामेटरी स्टेज, ठीक है ना। ये स्टेज शुरू होती है मतलब 3rd डे, ठीक है, और कब तक चलती है, 5th डे तक चलती है। याद रखिएगा 3 से 5 दिन तक रहती है कौन सी, इन्फ्लामेटरी स्टेज। इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहला होगा हीमोस्टेसिस, हीमोस्टेसिस। क्लियर है।
इसके अलावा यहां पर यदि अपन देखा जाए ना, सीरम का कलेक्शन होगा इन वुंड, सीरम कलेक्ट इन वुंड। क्यों, रीजन मैं बताता हूं। मतलब सारी ब्लड वेसल्स वगैरह सब सारी ब्लड सेल्स निकाल देंगे, जो येलो कलर का सब्सटेंस बच गया उसको हम क्या बोलते हैं, सीरम। तो जैसे ही पूरा फाइब्रिन का नेट लाइक स्ट्रक्चर यानी कि क्लोट फॉर्मेशन हो जाएगा, तो उसके बाद में केवल सीरम ही घाव से बाहर एस्केप आउट हो सकता है, निकल सकता है, ठीक है ना। तो वुंड के बाहर की तरफ सीरम का कलेक्शन होगा। इसके अलावा इसके अंदर हम देखेंगे कि रेडनेस होगी, है ना, इन द वुंड, इन दी वुंड, घाव के एरिया के अंदर ही रेडनेस होती है, ये चीज याद रखना। और सबसे पहला वुंड हीलिंग का सबसे पहला साइन आता है, वो कौन सा आता है, यहां पर याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है हीमोस्टेसिस, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो अलग से है, अगर घाव के अंदर अगर रेडनेस होती है ना, तो इसका मतलब वहां पर इंफेक्शन नहीं है। और यदि इन्फ्लामेटरी स्टेज के अंदर अगर घाव की वुंड के सराउंडिंग एरिया, है ना, मतलब सराउंडिंग दी वुड, है ना, अगर यहां पर रेडनेस होगी तो ये किसको डिनोट करेगा, इन्फेक्शन को। ये चीज याद रखिएगा, है ना, स्टार्टिंग फेज के अंदर कि अगर इन्फ्लामेटरी स्टेज के अंदर सबसे पहले क्या हुआ, हीमोस्टेसिस हुआ, इसके बाद रेडनेस, यानी कि ये कंटिन्यू चलता रहेगा, सीरम का कलेक्शन कंटिन्यू होता रहता है, और ये आगे जाकर किस में कन्वर्ट होगा, ब्लड सेल के साथ मिलकर यानी कि प्लेटलेट्स के साथ मिलकर एक्जुडेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। रेडनेस इन दी वुंड, वुंड के अंदर रेडनेस है तो कोई भी यहां पर इंफेक्शन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर वुंड के चारों तरफ सराउंडिंग दी वुंड यदि रेडनेस और स्वेलिंग देखने को मिलता है, इसका मतलब यहां पर किसको डिनोट करेगा कि इस वुंड के अंदर इंफेक्शन के बढ़ने के चांसेस शुरू हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है कौन सा, फाइब्रोब्लास्टिक स्टेज। यहां से जो अपनी डैमेज ब्लड वेसल है, डैमेज ब्लड वेसल, है ना, वो क्या होना शुरू हो जाती है, रिपेयर, डैमेज ब्लड वेसल रिपेयर होना शुरू हो जाती हैं। और कनेक्टिव टिश्यू का रीजनरेशन, जो अपना कनेक्टिव टिश्यू है जहां से मतलब डैमेज हुआ है, उसका रीजनरेशन शुरू हो जाता है स्टार्टिंग, ठीक है। और ये पाई जाती है लगभग मतलब कि 2 वीक तक स्टेज, याद रखिएगा, मतलब कि स्टार्टिंग के 2 वीक, शुरू के 3 से 5 दिन तक तो क्या होता है, इंफ्लामेटरी स्टेज। उसके बाद में फिर होता है कौन सा, फाइब्रोब्लास्टिक। इसके बाद में फाइब्रोब्लास्टिक स्टेज आता है जो कितने दिन तक, 2 वीक तक चलता है, ठीक है। इसके बाद में सबसे लास्ट में आता है कौन सा, हीलिंग या फिर रिमॉडलिंग स्टेज। इसके अंदर ये वाली जो स्टेज है ना, 3rd वीक से शुरू होती है और ये लगभग मतलब 3rd वीक से लेकर, है ना, और ये लगभग चलती है 6 to 12 मंथ। मतलब ये पूरा कंप्लीट हील होने में 6 से 12 महीने लग सकते हैं, अंडरस्टैंड। अब यहां पर क्या होता है, कंप्लीट, है ना, हीलिंग ऑफ वुंड, कंप्लीट हीलिंग ऑफ वुंड, क्लियर है। इसके अलावा कई बार क्या होता है, जब घाव भरता है, ठीक है ना, तो वहां पर स्किन का ओवर ग्रोथ हो जाता है, यानी कि कैलोइड टिश्यू की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको अपन स्कार टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये ओवर ग्रोथ है ना, ये बहुत मतलब कि अगली अपीयरेंस देता है, मतलब कि भद्दा दिखाई देता है। तो बॉडी का स्किन या बॉडी का जो सेल है ना, ऑटोमेटिक अपने आप को रीसेप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके लिए क्या होगा, जिसको हम बोलते हैं रिमॉडलिंग, मतलब जो बॉडी के टिश्यू है, जो ओवर ग्रोथ है ना, उसको कुछ हद तक रिपेयर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ओवर ग्रोथ को भी यानी कि कैलोइड फॉर्मेशन जो मैक्सिमम सभी वुंड के अंदर होता है, ज्यादा ना हो, इसके लिए प्रोसेस कौन सी होती है, रिमॉडलिंग। तो रिमॉडलिंग की प्रोसेस और कंप्लीट हीलिंग की प्रोसेस किसके अंदर पाई जाती है, हीलिंग या रिमॉडलिंग स्टेज के अंदर, जो कि 3rd वीक से 3 to 4 वीक स्टार्ट होती है और 6 से 12 मंथ तक कंटिन्यू चलेगी। तो ये हमने देखा। अब यहां से एक क्वेश्चन आता है कि रियल वुंड हीलिंग की प्रोसेस कब स्टार्ट होती है। तो याद रखिएगा, यहां से जो रियल में वुंड हीलिंग की प्रोसेस कब स्टार्ट होगी, जस्ट आफ्टर इंजरी, फर्स्ट डे, फर्स्ट वीक या 3 to 5th डे। तो याद रखिएगा, यहां पर जो ये वाली कंडीशन दिख रही है ना आपको, 3 to 5th डे, ठीक है ना,
तब वुंड हीलिंग की प्रोसेस क्या होगी, स्टार्ट होगी। तो ये हमने देखा वुंड हीलिंग की 3 प्रोसेस। इन्फ्लामेटरी स्टेज 3 to 5th डे स्टार्ट होती है। फाइब्रोब्लास्टिक स्टेज सेकंड वीक के अंदर स्टार्ट होती है, मतलब सेकंड वीक तक चलेगी। और हीलिंग या रिमॉडलिंग स्टेज होती है जो 3rd वीक से शुरू होकर और लगभग 6 से 12 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाती है। यहां से देखा डेफिनेशन, इसके बाद में टाइप ऑफ वुंड, और इसके बाद में देखा अपने कुछ उस वुंड के हील होने के स्टेज। अब क्या होता है कि यहां से जो वुंड हील होता है ना, वुंड हीलिंग के बाद में भी कुछ एबनॉर्मलिटीज बॉडी की स्किन लेयर के ऊपर डेवलप हो जाते हैं, ठीक है ना। उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ वुंड हीलिंग। तो यहां से हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। वुंड हीलिंग की प्रोसेस की वजह से स्किन की लेयर के ऊपर क्या क्या एबनॉर्मलिटी डेवलप होने के चांसेस हैं। सबसे फर्स्ट वन है जिसको हम बोलते हैं कैलोइड फॉर्मेशन, ठीक है। कैलोइड फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, ओवर ग्रोथ ऑफ स्कार टिश्यू, ठीक है ना। बॉडी के जहां पर वुंड हील हुआ है वहां के जो स्कार टिश्यू है उसका ओवर ग्रोथ हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी के वो वाला पार्ट है ना बाहर की तरफ निकला हुआ दिखाई देता है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं कैलोइड फॉर्मेशन, ठीक है। इसके बाद में आता है दूसरा वुंड डेहिसेंस, है ना। वुंड डेहिसेंस, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो वुंड डेहिसेंस और एक है वुंड एविसरेशन। याद रखिएगा, यहां से दो है, एक तो है वुंड डेहिसेंस और एक है वुंड एविसरेशन। देखो कई बार क्या होता है, जैसे सर्जरी किया, ठीक है ना, सर्जरी करने के बाद में जैसे ही रिपेयरिंग हो गया, एक एक टिश्यू को वापस से सूचरिंग करते हैं, स्टिचेज लगाते हैं। तो वुंड होने के बाद में स्टिचेज जैसे ही हम रिमूव करने का टाइम आता है तो ऑटोमेटिक वुंड क्या हो जाता है, वहां पर ही क्लोज हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, वो जो वुंड बना है और अपन ने आउटर स्किन लेयर को क्या किया, सूचरिंग किया ना, कुछ दिन बाद में अपने आप ही अगर ज्यादा टाइटनेस होगा ना, तो उसकी वजह से स्टिचेज अगर ज्यादा टाइट होंगे तो वहां से क्या अपनी जगह से खुलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर बॉडी के किसी भी पार्ट या किसी भी भाग पर जहां टांके लगे हैं, अगर वो दोबारा से ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, वुंड डेहिसरेशन, ठीक है ना। यानी कि जो वुंड की जो दोनों लेयर है ना आपस में जहां पर स्टिचेज लगे हैं, वो अपनी जगह से क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो वहां पर वो वुंड दोबारा से ओपन हो जाता है, ठीक है ना। रीओपन ऑफ वुंड, रीओपन ऑफ वुंड किसकी वजह से, ड्यू टू टाइटनेस, टाइटनेस ऑफ स्टिचेज। क्लियर है ना। अगर टांके ज्यादा टाइट लगा दिए उसकी वजह से यहां पर वो पूरा का पूरा वुंड दोबारा से खुल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वुंड डेहिसेंस बोलते हैं। नेक्स्ट वन है वुंड एविसरेशन। एविसरेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो वुंड क्या होगा, ओपन होगा। जैसे घाव ओपन हुआ, जैसे यहां से इंटेस्टाइनल एरिया के अंदर एब्डोमिनल एरिया के अंदर कहीं भी सर्जरी हुई है, उसके बाद में अपन ने क्या किया, पेशेंट को स्टिचेज लगा दिए, ठीक है, और वो बिल्कुल क्लोज हो गया। बाद में प्रेशर की वजह से अगर इंटरनल सपोज दैट पेशेंट को एसाइटिस हो गया, एसाइटिस का मतलब इंटरनल फ्लूइड कलेक्शन इन पेरिटोनियल कैविटी, उसकी वजह से प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ती वो घाव क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। जैसे ही खुलेगा तो खुलने वाली स्टेज तो क्या होते हैं, वुंड डेहिसन। और उसके बाद में जो उस घाव के पास नियर बाई जो भी ऑर्गन है वो उस ऑर्गन से बाहर की तरफ निकल जाता है ना, यानी कि प्रोट्रूजन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन बाय द वुंड, उसको हम बोलते हैं यहां पर क्या, वुंड एविसरेशन, ठीक है। प्रोट्रूजन, प्रोट्रूजन ऑफ इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन थ्रू दी वुंड, ठीक है ना। इंटरनल ऑर्गन का वुंड के थ्रू बाहर निकलना क्या बोलते हैं हम उसको, वुंड एविसरेशन।
इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, वुंड एविसरेशन का सबसे फर्स्ट क्लिनिकल साइन क्या होता है? पेल येलो कलर डिस्चार्ज, या कुछ भी अपन पस टाइप डिस्चार्ज भी मान सकते हैं कि फर्स्ट साइन ऑफ वुंड एविसरेशन है ना, किसी भी हेल्थ केयर पर्सनल को कि मतलब अगर उस घाव से पेल येलो कलर का डिस्चार्ज अगर कंटिन्यू हो रहा है तो यहां पर मानकर चलना वुंड एविसरेशन के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं, ठीक है ना। पेल येलो कलर डिस्चार्ज फ्रॉम वुंड, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। पेल येलो कलर ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम वुंड, ये सबसे पहला साइन है किसका? वुंड एविसरेशन का। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आता है, अगर किसी पेशेंट के अंदर वुंड एविसरेशन हुआ है ना, वार्ड के अंदर है, पोस्ट सर्जिकल वार्ड के अंदर है, सर्जरी हुई है और पेशेंट बेड रेस्ट पर है, ठीक है ना, अपन ने ध्यान नहीं दिया, एब्डोमिनल बाइंडर वगैरह स्टेब्लिश नहीं किया, प्रेशर हुआ, इंटरनल ऑर्गन बाहर आ गए, ठीक है ना, इंटेस्टाइन वगैरह। तो अब हम क्या करेंगे? हेल्थ केयर पर्सनल की मोस्ट प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा? जैसे ही वुंड एविसरेशन हुआ, इंटरनल ऑर्गन यदि कोई भी पार्ट बाहर आ गया ना, तो हम क्या करेंगे? हम एक 4x4, याद रखिएगा यहां से प्रायोरिटी एक्शन बता रहा हूं। जब वुंड एविसरेशन होगा, एक 4x4 का गोज पीस लेंगे। गोज पीस का मतलब क्या हो गया? जो गोज होता है ना, उसका 4x4 का गोज पीस लेंगे। 4x4 का मतलब कि 4 सेंटीमीटर लंबा, 4 सेंटीमीटर चौड़ा, ठीक है ना, या 4 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा, मतलब कि ये पूरा हम एक गोज पीस लिया, ये लो गोज पीस लेकर इसको हम डिप करेंगे सलाइन के अंदर, ठीक है, सलाइन के अंदर डिप करके और हम उसको क्या कर देंगे? कवर कर देंगे। तो याद रखिएगा यहां से, ताकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डायरेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गन की तरफ ना जाए, या फिर इंफेक्शन से बचाने के लिए 4x4 का स्ट्रायल गोज लेकर उसको सलाइन या नॉर्मल सलाइन के अंदर डिप करके और उस वाले पूरे एरिया को हम कवर कर देंगे। आई बात समझ में? ये है प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन ड्यूरिंग वुंड एविसरेशन या वुंड डेहिशन। तो यहां से ये थे कॉम्प्लिकेशन। तो हमने आज देखा डेफिनेशन, इसके बाद टाइप ऑफ वुंड, इसके बाद में स्टेजेज ऑफ वुंड हीलिंग, और इसके बाद में देखा अपन ने कॉम्प्लिकेशन ऑफ वुंड। तो आई होप ये क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। दूसरी बात ये है, ये वाली कंडीशन अपनी डेली रूटीन ड्यूटी हावर्स के अंदर देखने को मिलती हैं, तो बी केयरफुल रहिए। अगर ऐसा कोई साइन आता है तो अपने जो भी अथॉरिटी है उसको इन्फॉर्म कीजिए और अपनी स्टडी को मेंटेन करते रहिए। नेक्स्ट क्लासेज बहुत ही जल्दी अपडेट कर दी जाएंगी। अगर आपको ये मटेरियल अच्छा लगता है तो जो आपका ग्रुप वगैरह बना हुआ है, या फिर जो अपने जो भी साथ वाले हैं साथी लोग, उनको ये बेनिफिट मिल सके, इसलिए इन सारे जितने भी वीडियोज है उनका लिंक उनके साथ शेयर कीजिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। एक और बात, यदि इतना सब कुछ आपके लिए कर रहा हूं, दूसरी बात यह है कि अगर इस कंटेंट में मैं ओपनली बोल रहा हूं सभी को कि यहां पर हॉस्पिटल अटेंडेंट से रिलेटेड स्पेशल क्लासेज अरेंज करवाई जा रही है, ठीक है, इस कंटेंट में सिलेबस के अकॉर्डिंग वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कि कौन से सिलेबस के अंदर बहुत से क्वेरी होती है कि सर सिलेबस नहीं आया, है ना, वो मुझे पता है कि एक हॉस्पिटल अटेंडेंट की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है हॉस्पिटल के अंदर, तो हम उसके अकॉर्डिंग सिलेबस आए या नहीं आए 24 आवर्स के अंदर, जो ड्यूटी आवर्स के अंदर जो काम किया जाता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ सारी पॉइंट इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। अगर ये कंटेंट के अंदर अगर आपको कुछ कमी लगती है तो आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर क्वेरी लिखें कि सर हमें डीप चाहिए या फिर सर सुपरफिशियल हो रहा है, जैसा भी कुछ कमी नजर आए तो आप मुझे सजेस्ट कीजिए, मैं उसको इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगा। और यदि कंटेंट में कोई कमी नहीं है, कंटिन्यू क्लासेज बेनिफिशियल लग रही हैं, तो अगर मेरी टीम अगर इतना आपके लिए कर रही, तो आपकी भी ये नैतिक रेस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आई होप ये आप लोग जरूर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही एक अच्छी शानदार क्लास के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपनी स्टडी को मेंटेन करते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।